नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी दर्शकों, इलेक्शन 2024 लोकसभा का उसका पहला ही फेज का पोलिंग कल खत्म हो गया, कल संपन्न हो गया। यानी कि 2024 के रण की शुरुआत अंततः लोकतंत्र के मालिक मतदाता के हाथों ईवीएम तक उंगली दबा के पूरा हुआ, संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें इस पहले फेज में थी। बाबा रामदास जी लगातार पिछले काफी कई दिनों से, लगभग एक सप्ताह से अपनी यात्रा पे हैं और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा नंबर 1 सहारनपुर, वहां से शुरुआत किया और 8 सीटों पर घूमे हैं और रामपुर तक उन्होंने यात्रा संपन्न की है, जिसमें 8 सीटें जो पहले फेज की थी उत्तर प्रदेश की, उसको कवर किया। मतदान का प्रतिशत कुछ घटा हुआ बताया जा रहा है। एसी स्टूडियोज और ड्राइंग रूमों में बैठ के बहुत सारे विश्लेषण आप तक पहुंच गए होंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम कोई समाचार चैनल नहीं है, 4 मरे 5 घायल की पत्रकारिता नहीं करते, इसलिए हम विश्लेषण करते हैं। और अब आपके सामने बैठे हैं और बात करते हैं जरा उत्तर प्रदेश विशेष और पूरा देश कैसे मतदान किया है फर्स्ट फेज में लोकसभा के लिए, वह भी तब जब प्रधानमंत्री 370 का लक्ष्य खुद के पार्टी के लिए और 400 अपने गठबंधन के लिए लेके चल रहे हैं। बाबा जी पहले तो उत्तर प्रदेश की बानगी से बता दीजिए 8 सीटों में, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, तो मुझे लगता है कि अगर सैंपल साइज इससे बड़ा कुछ नहीं होगा तो यूपी से शुरुआत करते हैं विशेष रूप से। 8 सीटों पर क्या रहा मामला? अवनीश जी, आपको मालूम है तुलसीदास जी इस धरती के सबसे बड़े कवि हैं, क्योंकि वो गागर में सागर भर देते हैं। सिर्फ 4 शब्दों में ऐसी बात कह देते हैं कि लोग उसकी व्याख्या जिंदगी भर करके जो है कथावाचक व्यास बन जाते हैं। तो सर तुलसीदास तो मान लीजिए 500 साल पहले हुए, उसके बाद धरती पे एक ही आदमी जन्मा है जो तुलसीदास की बराबरी कर सकता है, लिखने में नहीं बोलने में। मैं पर आप लोगों ने मेरे मुंह को में कपड़ा ठूंस रखा है, आप लोग मुझे बोलने नहीं देते हैं। मुझे जबरदस्ती हिंदी और संस्कृत में बुलवाया जाता है। बाय गॉड, अगर मुझे भोजपुरी की पत्रकारिता करनी होती ना, तो मैं इस पूरी चर्चा को 3 शब्दों में समेट देता। समेट हम दीजिए सर। छोटे मोटे तुलसीदास हम भी हैं भाई, मानिए आप। सर, हे मानस शिखर पुरुष, मैं आपके समक्ष ही ये विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आपने जिस भोजपुरी बोली भाषा को एक क्षेत्रीय और लोकल दायरे में सिमटाने की कोशिश की है, सर भोजपुरी वैश्विक भाषा है, विश्व के 17 से ज्यादा देशों में बोली जाती है, करोड़ों करोड़ों लोग के बीच में बोली जाती है। आप सर भोजपुरी में बोलिए ना, वो 3 शब्द आपके आज इस डिस्कशन की शुरुआत होगी सर। तो सर ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र का पहला चुनाव हुआ जिसमें पॉलिटिकल पार्टी ने मतदाता को बोल दिया, भग भग, नहीं चाहिए वोट, साले देना तो दो, नहीं अपनी डैश कराओ। इतना बोल के घर बैठ गई पॉलिटिकल पार्टियां। लिटरली 2 नेता घूम रहे थे, एक जोगी जी, एक तनी मनी मोदी जी, जो भी घूम रहे हो। आपको पता है कितनी रैली कितनी हुई है। इसके अलावा क्षेत्र में कोई नहीं दिखा। 450 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूं, जाना जाना, आना नहीं। एक झंडा नहीं, एक बैनर नहीं, एक पोस्टर नहीं, एक प्रचार वाहन नहीं, एक वॉल राइटिंग नहीं, एक होर्डिंग नहीं, कोई जनसभा नहीं। एक दिन सुना था कि योगी जी आए थे, एक रोड शो सहारनपुर में कर गए थे और एक छोटी सी सभा शामली में कर गए थे, शामली। इसके अलावा कुछ नहीं। अखिलेश भैया नहीं दिखे। बहन जी तो खैर इतना बड़ा घर बनवाई है तो रहने के लिए बनवाई है, बहन जी बेवकूफ नहीं है। वो कौन, हम देखे हैं, वो बंदरिया बाग रेलवे कॉलोनी के बगल में, फ्लाईओवर के बगल में उनका घर है। जेल की भी इतनी ऊंचाई नहीं होती है जितनी उसकी है, और आप देख नहीं सकते। उस इतने बड़े महल को बनवाई है तो रहने के लिए बनवाई है। वो धूल फांकने वाली नेतागिरी नहीं करती हैं।
ठीक। तो सर अब आप जब, अच्छा उसके बाद कोई प्रचार था ही नहीं। तो यहां तक मैंने पूछा कि चलो यार है, प्रचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, दारू उरू साड़ी नगद पैसा चले, तो बोला कुछ नहीं यार। एंड इट वाज टोटल सरेंडर बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्रंट ऑफ बीजेपी। अब आप कहिए फिर 60% मतदान कैसे हो गया जब कुछ था ही नहीं? तो सर वो 60% आप कुछ हो नहीं करेंगे, उनको ताले में भी बंद कर देंगे ना, तो जेल तोड़ के वोट दे देगा। वो वाला वोटर था, वो वोट दे आया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोटर को नहीं कहा कि आओ और हमको वोट दो। तो मैंने कहा आखिर ये चुनाव लड़ा किस पे गया? सर 100% ये चुनाव सोशल मीडिया पे और जो तनी मनी एक आध फ्रंट पेज विज्ञापन अखबारों में दे दिया गया। सर मैंने अपने जीवन में, मुझे पहला चुनाव जो अपने जीवन की स्मृति है वो लगभग 71 या 72 के आसपास था। हम पठानकोट में रहते थे 72 में, मेरी उम्र थी 5-6 साल। तो जीवन में पहला, मुझे आज भी याद है, जनसंघ और पिताजी के मुंह से सुने गए शब्द, वहां से मैं चुनाव देख रहा हूं। सर सचमुच अगर उत्सव इस धरती पे कोई मनाया जाता है ना, तो वो चुनाव है। इस बार सर, अच्छा मैं और मेरा बेटा साथ में थे, छोटा वाला आदित्य। हमने कहा कि यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने आदित्य से कहा कि, मैंने कहा है ढूंढो कोई एक आध वॉल राइटिंग रास्ते में दिखती है, कोई पोस्टर बैनर झंडा। अच्छा सर प्रचार सामग्री सड़कों पे बिखरी रहती थी, आपको याद होगा सर। अच्छा उसके बाद शामली पहुंच गए, तो सर पहला शामली मतलब 400 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चल चुकी थी। चौथे दिन चुनाव था शामली में, एक दिन पहले आखिरी दिन था चुनाव का। सर पहला प्रचार वाहन बीजेपी का एकमात्र दिखा सर, पूरे टूर में एक प्रचार वाहन, सुनिए, प्रचार वाहन बीजेपी का। अच्छा फिर मैंने कहा यार कोई एक आध झंडा कहीं, अच्छा हाँ, रास्ते भर घरों के ऊपर भगवान राम का भगवा झंडा, और वो जो राम मंदिर के टाइम पे झंडे लगे थे ना, चारों तरफ वही दिख रहे थे। वो पुराने जो 2 महीने पहले के घरों पे लगे हुए थे, वो पुराने पड़ गए थे, पर वो दिख रहे थे। तो मैं बड़े गौर से झंडा देखता था कि पॉलिटिकल पार्टी का, अच्छा जी तो भगवा है, इतना राम मंदिर है। तो सर एक एक चाय की गुमटी पर 3 भाजपा के छोटे छोटे झंडे लटके देखे हैं, वो मैं मानूंगा 3, ठीक, शामली शहर में। तो सर कहने का मतलब है कि चुनाव प्रचार इस बार टोटली बदल दिया। अच्छा मैंने सुना है कि चुनाव आयोग की सख्ती भी बहुत रही है। एक कुर्सी का 15 रुपया जोड़े हैं सब, एक चाय का 15 रुपया जोड़े हैं, और बड़ा सख्ती से जो है वो। और दूसरी बात है सर, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव सोशल मीडिया पे लड़ा गया है, सुनिए, चुनाव सोशल मीडिया पे लड़ा गया है। बड़ी बात, ठीक है। आपने 70s की बात की, 71 के चुनाव की बात की। वाकई में वो दौर, उससे थोड़ा 2-4 साल 5 साल बाद मुझे जहां तक याद आता है, गाड़ियों, आपने कहा ना सड़कें पटी रहती थी चुनाव सामग्रियों से, वो बिल्ला लूटने वाले लड़के हैं, मुट्ठा मुट्ठा हैंडबिल जो है वो गाड़ियों से फेंका जाना, चुनाव का एक माहौल होता था। बहरहाल अब आते हैं जरा, मतदान का प्रतिशत आप कम कर रहे हैं और लड़ते हुए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। आप अगर देखें ऑन एवरेज, हो सकता है कि इसमें देर शाम को कुछ और बढ़ोतरी हुई हो, और अभी सुबह मेरे पास जो फिगर है, ऑन एवरेज करीब 58% वोटिंग हुई है, 57.71%, ये 8 सीटों पर। मुरादाबाद में बिजनौर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत, बमुश्किल 2 सीटों पर पीलीभीत में 60% छुआ है मामला, सहारनपुर में 63%। अब एक चीज मैं आपसे पूछूं, अगर कि आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी ने वोटर को बहुत ज्यादा ये नहीं कहा कि आप बाहर आइए और आके वोट डालिए, 60% के लगभग अगर वोट पड़ा है, चलिए राउंड फिगर में मान लेते हैं, तो इसको क्या समझा जाए कि जमीन पर लड़ती हुई केवल भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है?
सोशल मीडिया पर ये चुनाव लड़ा गया, ये आप कह रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर निश्चित रूप से लीड भारतीय जनता पार्टी का रहा है पिछले 10 सालों से, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसके जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं वो रहते ही रहते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स लाखों की संख्या में सोशल मीडिया ने पे भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये बताइए 60% में अगर ये मान लिया जाए कि 45, 46, 47% के मामले पे बीजेपी अगर घूम रही है वोट शेयर पे, तो भाजपा का वोटर निकला या भाजपा का वोटर ओवर कॉन्फिडेंट होकर धूप में बैठ गया अंदर और बाकी वोटर निकल गया? ये 60% में कितने परसेंट भाजपा ही निकले सर? अधिकांश भाजपा ही निकले। अच्छा। अधिकांश भाजपा ही निकले। पता है क्यों? मुझे ऐसा टोटल सरेंडर, ऐसा सरेंडर तो 71 में पाकिस्तान ने नहीं किया था बांग्लादेश में, जैसा सरेंडर इस बार पॉलिटिकल पार्टीज ने और कार्यकर्ताओं ने और वोटरों ने और आम पब्लिक ने इस चुनाव में किया है। एक चीज एकदम स्पष्ट थी, यार देखो भाई जीतना इन्हीं को है, ये मान के चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस, सपा, बसपा, यही 3 पार्टियां हैं ना यूपी में, तो क्योंकि रालोद तो मिल गई थी, तो नेताओं ने, नेता में राहुल जी, बहन जी और भैया, टोटे भैया, इन तीनों ने ये मान के चुनाव में लड़ेंगे, देखो भैया जीतना तो इन्हीं को है। तो सर जब ये मान के आप चुनाव लड़ेंगे तो कैसा चुनाव लड़ेंगे? वही चुनाव लड़ा गया है जी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अपना फीडबैक बताऊं, आपको पता है मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो आपका सेंट्रल यूपी है उधर से घूम के आ रहा हूँ। आज फिर मैं प्रयागराज की तरफ निकल रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। और एक बात आपको याद दिलाऊं, 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें पूर्वांचल की कुछ सीटों, आजमगढ़ में खासतौर से गोरखपुर की सीट पे हम लोगों ने काफी समय दिया था, बहुत सारी सीटों पर और समय दिया था, लेकिन यहाँ बड़ी नजदीकी से, वहां 19 में भी ये देखा गया कि मतदान उतने लेवल का नहीं हुआ, उस परसेंटेज पर नहीं छुआ बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीट्स पे। और खास बात ये रही कि हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि अल्पसंख्यक वोट यानी मुसलमान वोटर नहीं निकल रहा था। मौसम यही था, धूप यही थी, गर्मी इतनी ही थी जैसे इस चुनाव में है। क्या वही ट्रेंड 2019 का आपने इन 8 सीटों पे देखा? सर पहली बात तो ये गर्मी किसको बोलते हैं? यही गर्मी होती है। सर मैं 500 किलोमीटर घूम के आया हूं, पंखा अभी कायदे से नहीं चल रहा है, पंखा रात को बंद करना पड़ता है। जो ऊपर के फ्लोर थे उस पे पंखे की जरूरत है, नीचे तो रात को पंखा एकदम स्लो चल रहा है, तो अभी गर्मी नहीं पड़ रही है। सर इसको गर्मी मत बोलिए। तो ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बहाना है कि अभी गर्मी है। हाँ उधर साउथ में पड़ रही होगी, नॉर्थ इंडिया में गर्मी नहीं पड़ रही है। पहला। सर देखिए, मोदी और अमित शाह की भाजपा ने पॉल डायनेमिक्स बदल दी है, चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया। और सर ये इन पॉलिटिकल पार्टियों को मोदी का पैर धो के पीना चाहिए कि इन्होंने महंगे खर्चीले चुनाव से इस देश को निजात दिलाई है। इस चुनाव में दक्षिण में हो सकता है, हाँ, जबकि आरोप लगता है बीजेपी पर कि इन्होंने चुनाव महंगा कर दिया। हालांकि इन्होंने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये व्हाइट का पैसा है और ये एक बड़ा चुनाव सुधार एक तरह से कह सकते हैं आप, हैं ये करने का प्रयास किया था। प्रयास किया क्या था, उसको सफलता से किया है। तो एक तरफ बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता है, खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी की, इन्होंने चुनाव बड़ा महंगा कर दिया। लेकिन हकीकत ये बात है कि जमीन पर अगर देखा जा रहा है तो मेरा भी अनुभव यही है कि चुनाव क्वालिटी पर लड़ा जा रहा है। कम संसाधनों में चुनाव लड़ना अब संभव बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की इस चुनावी स्ट्रेटजी ने, है ना? और सर एक बात बताऊं, यहां एक चीज और मुझे मामला उलट दिखा। आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टियां मतदाता को समझाती नजर आती थी, ये भैया ऐसे नहीं, ऐसे कैला लोगन ऐसे है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ तो सब मैंने देखा मतदाता उल्टा पॉलिटिकल पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। मुझे कम से कम 100 फोन आया। अच्छा लोगों को ये बहुत गलत फहमी है कि जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रात दिन बतियाता है ना, आजकल वीडियो कॉल पे, फोन पे, तो मेरी और मोदी और अमित शाह की डेली करीब 2 घंटा रात को बात होती है। मैं से लेट जाता हूँ, फोन सामने रखता हूँ, कहा मोदी का चलत था।
तो कहा बाबा बहुत घुम्मत हुआ आजकल, हम सुन ली। ऐसे हम लोग की, मेरी और अमित शाह जी की ऐसे ही बात होती है 2-3 घंटा रोज। कई बार हम लोग कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। तो कल तो लोग मुझे कहते हैं कि है तो से तो मोदी जी रोज बचे आओ ना, है हमार तनी संदेश वहां पहुंचा था, यहाँ कर ले, देखिए यहाँ पे एक बल्ली टेढ़ी है तंबू में, उसको जरा सीधा कर ले। ये भी मैंने देखा कि अरे पब्लिक योगी मोदी अमित शाह को समझा रही है। तो मैंने कहा ए का बुझत हुआ लोगन, वो दिन गए जब कार्यकर्ता को और वोटर को समझाना पड़ता था। यहाँ तो उल्टे तोके समझा दिया, भुला के चल जिन जाया। मैं आज नेताओं को बोल रहा हूं कि किसी वोटर के पास भूल के चले मत जाना, उल्टे तुम्ही को ज्ञान दे देगा। बहुत ज्ञानी है सर मोटर। और सर ये देखिए, ये मजाक में मत लीजिए बात को, सर सोशल मीडिया ने वाकई इस दुनिया को एजुकेट किया जी। सर, आपने कहा कि मजाक में मत लीजिए इस बात को। कई चर्चाओं में मैंने बेहद गंभीरता से ये बात कही है, और पिछले 10 सालों से लगातार मैं ये बात लिखता कहता चला आया हूं कि नरेंद्र मोदी के एरा ने वोटर में बहुत बड़ा जन जागरण या सर्व शिक्षा अभियान जैसा एक जागरूकता इस तरह का पैदा कर दिया है कि इस देश का मतदाता विधानसभा में चुनाव कैसे करना है, वोटिंग कैसे करनी है, और लोकसभा का चुनाव जब आता है एक ही स्टेट में तो कैसे वोटिंग करनी है। इसके 1-2 उदाहरण नहीं सर, लगातार देख लीजिए। बंगाल एक बड़ा उदाहरण है, 2 सीट से 18 सीट। आप तमिलनाडु को देख लीजिए, बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको कि 2 तरीके से बिहार को डिस्ट्रक्टिव एक वोटर्स वाला स्टेट भी कहा जाता है, और उसी के साथ बड़ा मेच्योर्ड डेमोक्रेसी की समझ रखने वाला स्टेट भी कहा जाता है। तो ये तो बेहद गंभीरता से, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि अब वोटर इतना समझदार और इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि उसे पता है कि उसको विधानसभा में वोट कैसे करना है और लोकसभा में कैसे करना है। यही वो वजह है कि नरेंद्र मोदी पर यह आरोप भी लगता है कि इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन कर दिया भारत के चुनाव को। तो ये भी एक आरोप लगता है। लेकिन 2 चीजें अब मुझे, मैं आपसे केवल क्रॉस चेक करना चाहता हूं। आपने कहा पार्टियों के झंडे नहीं दिखे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के वो भगवा झंडे दिखे। 17 तारीख को रामनवमी सर थी, वही वही दिख रहा था। ओनली थिंग सर विजिबल इन 400 किलोमीटर। अच्छा, पंजाब से शुरू किया हूं, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं। ठीक बात है। तो 17 तारीख की रामनवमी, 19 तारीख से पहले फेज का इलेक्शन। कल बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव था सर, नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार। मेरी वहां के एक अपने मित्र से बात हो रही थी, वो वीडियो भी हमने प्रारंभ पे अभी आज सुबह 9 बजे पड़ा हुआ है सर। नॉर्थ बिहार को, जहां से नक्सली एरिया आता है, नक्सलबाड़ी वही है, नॉर्थ बिहार में है सर, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्टाइल लैंड जरूर है, लेकिन राम फैक्टर, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब राम फैक्टर उतना, लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा ये अनुभव है सर, एक एक सीट पर राम मंदिर फैक्टर लीडिंग चुनावी फैक्टर रहा है। और खास तौर से उन जगहों पर ज्यादा जहां भारतीय जनता पार्टी उतनी अच्छी नहीं कर पाई अब तक के चुनाव में, वहां एक हैवी टॉपअप देखा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी जगहों पर तो कोई भी कह सकता है कि आप कितना झाड़ोगे भाई, इतना तो झाड़ चुके हो, कितना लेते जाओगे, 70-76 लेते जाओगे। लेकिन उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक नंबर्स में उतना आगे नहीं रही है, मैं साउथ की बात करूंगा, मैं इवन पंजाब की बात करूंगा, वहां पर ये टॉपअप बड़ा मजबूती से दिखाई दे रहा है। इसको कैसे देखेंगे आप? मैं सही हूं सर वो एक फैक्टर तो है। हिंदू को कंसोलिडेट किया है भगवान राम ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उससे आगे बढ़ के मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, और आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, इसको नोट किया जाए। योगी आदित्यनाथ का समय शुरू होता है अब। ठीक है। यह चुनाव, मैं आज से पिछला जो 2 चुनाव मैं मंडी, हाँ शायद हिमाचल के एक इतने रिमोट गांव में हम चले गए जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो वहां पे एक किसान के यहाँ हम उसके झोपड़ी में सोए, उससे पूछा वोट, मैंने कहा आपका एमपी कौन है? बोला एमपी का पता नहीं है। मैंने फिर वोट किसको दिया? कहता वोट मोदी को दिया।
उसको अपने एमपी का नाम ही नहीं पता था। हम्म। पर सर इस बार वो एरा खत्म हो गया। आज वोट मोदी को नहीं दिया है कि जनता ने, आपको मैं बता रहा हूं, ये वोट योगी को मिला, ठीक बात है, कम से इसी कम को यूपी में और नॉर्थ इंडिया में तो यूपी ये में है। बिल्कुल बिल्कुल ना ना बिल्कुल ना ठीक ना, बात है। क्या बात कर रहे हैं, यूपी में नहीं, राजस्थान, हम्म एमपी, हम्म बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आज आज बीजेपी का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस वक्त बीजेपी का सर, वो सत्या जो थी वो थी सत्या की फिल्म, पर हीरो निकल के आया था भिखू मात्रे, है ना सर। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। चुनाव मोदी जी का था, पर जब सर सिनेमा हॉल से दर्शक बाहर निकला ना तो उसको याद योगी था। योगी जी आए, बिल्कुल ठीक बात है। और यहीं पर भारतीय योगी जनता का पार्टी की, गवर्नेंस, ठीक जी ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का वो कॉन्सेप्ट स्टेट वाइज समझ में आता है। डबल इंजन की सरकार जब वो कहते हैं मोदी का काम 10 साल का, योगी जी का नाम एक, कि कैसे ये पूरे भारत में यूपी मॉडल लाया जा सकता है, इसके ब्रांड हैं योगी, ये निश्चित सर रूप सर से। सर आज की तारीख में पूरे देश से एक आवाज है कि हमें यूपी योगी मॉडल, मॉडल ऑफ गवर्नेंस मॉडल चाहिए। एग्जैक्टली, मोदी का काम चाहिए, मोदी जैसा विजन चाहिए, हाँ और डंडा, और डंडे के मामले में योगी जी का डंडा चाहिए। ये वो बिल्कुल डबल इंजन फैक्टर है, यही वो बिल्कुल। डबल इंजन फैक्टर है सर, जिसने ये चुनाव लीड किया है। इसको मैं भी महसूस कर रहा हूं। और आपको याद होगा, करीब आज से योगी जी 6 या 8 महीने अभी इनको मुख्यमंत्री बने हुए हुआ था। और आपको याद है, हम पंजाब या शिमला जाते हुए कहीं एक ढाबे पर रुके थे, और वहां ट्रकर से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा, साहब मजा तो अब आता है यूपी क्रॉस करने में, पहले यूपी क्रॉस करने में हम लोग डरा करते थे। तो ये एक ब्रांडिंग थी। और जब सुदूर साउथ में कोई कहता है कि हमको योगी दे दो, बंगाल से जब आवाज आती है योगी दे दो, तो ये वही बात है कि डबल इंजन का कॉन्सेप्ट सफलता से लीड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में। मोदी का उन्हें काम चाहिए, और योगी का ब्रांड, योगी की हनक चाहिए कानून और व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में। ये जो दो कॉम्बिनेशन है, ये संभवतः भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाता है। अन्नामलाई है, याद कीजिए, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में है, ये कई सारी चीजें आ रही हैं, हेमंता बिश्व शर्मा असम में है। तो ये एक नया पैटर्न डबल इंजन का सफलता से आगे दिखाई दे रहा है जी। आज अगर बीजेपी अगर अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ एक लाइन का मैनिफेस्टो बना दे हम्म कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको आपके राज्य में आपका एक लोकल योगी दे देंगे, बहुत बड़ी बात। हम हर राज्य को एक योगी दे देंगे, बस। सर मैं पंजाब वाली उस बात को बार बार दोहराता हूं। पंजाब में मुझे सैकड़ों लोगों ने कह दिया कि अगर आज बीजेपी अनाउंस कर दे कि हम योगी जी को पंजाब भेज रहे हैं, 117 सीट जीतेगी बीजेपी। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ डबल इंजन की बात है, सिर्फ बिल्कुल गैंगस्टर बिल्कुल। वोट नहीं देगा, हम्म। सिर्फ गैंगस्टर जो है, जो जी फिरौती वसूलता है, सिर्फ वो वोट नहीं देगा। ठीक बात सर। अब इसको अगर संकेतों में कह दिया जाए तो जी। संकेत बड़े साफ हैं कि योगी का विजन, मोदी का विजन, मोदी का काम, अच्छा, अब योगी का डंडा। आखिरी सवाल तो आप पूछ पे नहीं किए, यूपी में कितना ये सीट? नहीं, हाँ, इन चलिए अब बता दीजिए। इसके बाद मुझे लगा नहीं कि ऐसी कोई बात करने की जरूरत है। 8 की 8 सीटों का क्या है। एक मैं अगर अपनी तरफ से कहूं तो मैं मैं सॉरी कैराना का जिक्र करना चाहूंगा, जहां पर कम से कम मैं ये मानता हूं कि विपक्ष ने, यानी इंडिया अलायंस ने जो कैंडिडेट दिया है अखिलेश ने, वो कैंडिडेट और वहां की डेमोग्राफी, वो थोड़ा सा जिक्र लायक कैराना बताती है। मेरे जो सूत्र कह रहे हैं, मेरे जो फीडबैक है, कैराना ऐसा मत मानिए कि फंसी हुई सीट है। हाँ, वहां विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी चंद्रशेखर मेरे ख्याल से नगीना में हल्ला गुल्ला करता हुआ दिखाई दिया है। फिर भी 8 सीट बता दीजिए सर। फर्स्ट पेज यूपी सर 8 में कितना? मेरे हिसाब से मैंने ये कहा है कि 8-8-0 रिजल्ट आएगा, पहला, ठीक मेरा पहला ठीक कंक्लूजन।
रिजल्ट होगा 8-0, जिसमें 5 सीटों पर जो विनर होगा वो बहुत आगे होगा। 5 सीटों पे जो सेकंड थर्ड है उनमें लड़ाई होगी आपस में। 3 सीटों पे जो सेकंड है वो विनर के थोड़ा सा नजदीक होगा और विनर हांफता हुआ फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। एक आध सीट पे शायद फोटो फिनिश भी हो जाए। अब आखिर है तो ये आकलन ही, एक आध सीट पे हो सकता है भाजपा थोड़े से अंतर से पीछे ही रह जाए, मैं ये नहीं कहता, पर सर जो माहौल था ना वो 8-0 का ही था। हाँ, 3 सीटों पे लड़ाई होगी, 3 सीटों पे लड़ाई होगी। कौन कौन, नाम गिना दीजिए बस। कुछ हद तक मुरादाबाद, कुछ हद तक सहारनपुर में इमरान मसूद अच्छा लड़ा है, पर उसका वोट बहुत काट के ले गया जॉन KRK का भाईवा जो था देवबंद वाला, उसका नाम हम और तीसरा चलिए सर मुझे कराना समझ में आ रहा है। नहीं कैराना में लड़ाई नहीं है सर। कैराना में क्योंकि अच्छा क्यों नहीं हुई लड़ाई, आखिर क्या कारण है 8-0 क्यों हुआ, इस पे एक अलग से वीडियो बनेगा सर, अलग से बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। टॉपिक अलग हो जाएगा, उसका भी मैंने बड़ा जबरदस्त अध्ययन किया है। ठीक बात है। मेरा सिर्फ ये आकलन था कि कल ही अभी वोटिंग है और कंप्लीट हुई है, बहुत सारी सीटों पर हुई है, बहुत सारे स्टेट्स पर हुई है, तो दर्शकों को 20-25 मिनट में हम एक वानगी दे दें एक की 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश का क्या रहा। इसी मॉडल को उठा के अगर पूरे देश पे पैन इंडिया अगर लागू कर दिया जाए तो जो फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई है उसमें क्या दिखाई दे रहा है जमीन पर। ऐसे में 370 मोदी जी का मांगना और ब्रांड योगी का इस बार जो है बिल्कुल धमक सामने दिखाई देना, ये इस चुनाव में अब किस तरफ जाएगा। वो कहते हैं कि पहला जो चरण होता है वो ट्रेंड सेट कर देता है, तो संभवतः मोदी जी के इस चुनाव में पहले फेज ने ट्रेंड सेट कर दिया है। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम।